ठीक हो गया। लिमिटेड कैपेसिटी होती है फॉर द नंबर रेप्लिकेशन। नंबर ऑफ डिविजन्स, ठीक है, जब नंबर ऑफ डिवीजन जो है ना आफ्टर दैट जो है ना क्या हो जाते हैं, रेप्लिकेशन सिनेसिस हो जाती है, यानी सेल जो है ना परमानेंट नॉन डिवाइडिंग स्टेट में चला जाता है। ठीक है, हर एक सेल का एक फाइनाइट लाइफ होता है। ठीक है, एवरी सेल जो है ना, हर एक सेल की एक लिमिटेड कैपेसिटी होती है फॉर द रेप्लिकेशन। जब फिक्स नंबर ऑफ सेल डिवीजन हो जाती है तो उसके बाद जो है ना रेप्लिकेशन सिनेसिस शुरू हो जाती है। रेप्लिकेशन सिनेसिस का मतलब ये है कि सेल जो है ना एक नॉन डिवाइडिंग स्टेट में चला गया। ठीक हो गया। ये सेलुलर सिनेसिस किस तरह होती है, तो इसमें दो मैकेनिज्म इन्वॉल्व है। ठीक हो गया, दो मैकेनिज्म इसमें हम बढ़ेंगे। ठीक है, नंबर वन मैकेनिज्म क्या है, टेलोमेर अल्ट्रेशन, यानी टेलोमेर अल्ट्रेशंस हो गई, टेलोमेर्स में चेंजेस आ गई, टेलोमेर के लेंथ में डिक्रीज आ गई, चेंज आ गई। जो टेलोमेर की लेंथ हो गई, अब टेलोमेर क्या है ये डिस्कस करेंगे। दूसरे नंबर एक्टिवेशन ऑफ ट्यूमर सप्रेसर जीन्स। तो ये रेप्लिकेशन सिनेसिस क्यों होती है, दो मैकेनिज्म इन्वॉल्व हैं। एक टेलोमेर अल्ट्रेशन हो गई, यानी टेलोमेर का लेंथ डिक्रीज हो गया। दूसरी तरफ क्या हो गई, एक्टिवेशन हो गई। किसकी एक्टिवेशन हो गई, जो ट्यूमर सप्रेसर जीन है। तो सबसे पहले आ जाते हैं टेलोमेर की। अच्छा, ये टेलोमेर क्या है, ये क्रोमोसोम है। ठीक है, ये सेंट्रोमेर है, ये क्रोमोसोम है। ठीक है, ये क्रोमोसोम के जो एंड है, इसके ऊपर इस यहाँ पे जो है ना क्या है, शॉर्ट रिपीटेड सीक्वेंस ऑफ डीएनए प्रेजेंट होता है एट द एंड ऑफ लीनियर क्रोमोसोम। ये क्या है, ये टेलोमेर है, इसको बोलते हैं टेलोमेर लेंथ। ठीक हो गया। अब आ जाते हैं, ये टेलोमेर जो है ना इनकोड कर रहा है फॉर द एंजाइम, और इस एंजाइम को नाम है क्या, टेलोमरेज। टेलोमरेज, इस टेलोमरेज का फंक्शन क्या है, प्रोटेक्ट क्रोमोसोमल इन फ्रॉम द डिग्रेडेशन। ठीक है, यानी ये जो क्रोमोसोमल इन है इसको डिग्रेडेशन से प्रोटेक्ट कर रहा है। और दूसरा, ये रिप्लिकेशन में, सेल डिवीजन में क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। ठीक हो गया। अच्छा, हर एक सेल जैसा कि कहे कि एक लिमिटेड सेल डिवीजन होती है। जैसे ही सेल, कोई नॉर्मल सेल डिवाइड हो जाता है, ठीक है, एवरी साइकिल में अ स्मॉल अमाउंट ऑफ टेलोमेर जो है ना जीन इज लॉस्ट एंड शॉर्टन, यानी जब भी सेल कोई डिवीजन करेगा तो इससे स्मॉल अमाउंट ऑफ टेलोमेर जो है ना वो क्या करेगा, वो ब्रेक डाउन करेगा। स्मॉल अमाउंट ऑफ टेलोमेर जो है ना, लेंथ जो है ना, तो इसका मतलब ये है कि ये जो टेलोमेर लेंथ है, हर एक सेल डिवीजन के बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है ना ये टेलोमेर लेंथ कम होता जाएगा। और फाइनली ये एक स्टेट आ जाएगी जिसमें टेलोमेर कंप्लीट तौर पे लास्ट हो जाएगा, टेलोमेर ख़त्म हो जाएगा। ठीक हो गया। और क्रोमोसोम इन जो है ना कैन नॉट बी प्रोटेक्टेड। अब जो क्रोमोसोम जो है ना इन है कैन नॉट बी प्रोटेक्टेड, अब क्या होगा, डीएनए ब्रोकन शुरू हो जाएगी। ये जो टेलोमेर हो गए वो डीएनए ब्रोकन की शक्ल में यहाँ पे होगा। और इसके बाद जो है ना टेलोमेर कंप्लीट तौर पे ख़त्म हो जाएगा और सेल एक कंडीशन में चला जाएगा, उसको बोलते हैं सेल साइकिल अरेस्ट बोलते हैं, या सेलुलर सिनेसिस इसको बोलते हैं। यानी सेल जो है ना अपनी डिवीजन अब क्या कर लेगा, लॉस कर लेगा और एक हमें चला जाएगा सेलुलर एजिंग में चला जाएगा। ठीक हो गया। तो क्लियर हो गया सेलुलर सिनेसिस क्या है, कि हर एक सेल का एक फिक्स्ड टाइम होता है, हर एक सेल का एक फिक्स लाइफ होता है, जिस तरह हर ह्यूमन बीइंग का एक फिक्स लाइफ टाइम होता है। ठीक हो गया। तो इसी तरह हर एक सेल जो है ना इसकी लिमिटेड नंबर ऑफ सेल डिवीजन होती है। जब भी रिप्लिकेशन सिनेसिस, जब उन लिमिटेड नंबर ऑफ सेल डिवीजन हो जाती है तो उसके बाद जो है ना रिप्लिकेशन सिनेसिस शुरू हो जाती है। यानी परमानेंट सेल जो है ना परमानेंटली नॉन डिवाइडिंग स्टेट में चला जाता है। अब ये रिप्लिकेशन फर्दर नहीं कर सकेगा। ये क्यों नहीं कर सकेगा, इसके लिए दो मैकेनिज्म है। नंबर वन, टेलोमेर अल्ट्रेशन, एंड द सेकंड वन इज एक्टिवेशन ऑफ ट्यूमर सप्रेसर जीन। तो सबसे पहले टेलोमेर पढ़ते हैं, क्रोमोसोम की जो एंड है हर एक क्रोमोसोम की। ठीक हो गया। जो लीनियर क्रोमोसोम, इसका शॉर्ट रिपीटेड सीक्वेंस ऑफ डीएनए प्रेजेंट होता है एट द एंड ऑफ लीनियर क्रोमोसोम। ये एक एंजाइम को इनकोड कर रहा है, उस एंजाइम का नाम है टेलोमरेज। इस टेलोमरेज का फंक्शन क्या है, सेल रिप्लिकेशन में हेल्प आउट कर और प्रोटेक्ट क्रोमोसोमल इन फ्रॉम द डिग्रेडेशन की वजह। ठीक है। जब सेल डिवाइड हो जाता है, ठीक है, तो हर एक सेल डिवीजन में ये टेलोमेर जो है ना का थोड़ा हिस्सा कम होता जा रहा है, कम होता जाएगा। और एट द एंड टाइम जो है ना टेलोमेर कंप्लीट तौर पे जो है ना लास्ट हो जाएगा। तो अब सेल जो है ना डीएनए ब्रोकन शुरू हो जाएगी और सेल जो है ना एक परमानेंट नॉन डिवाइडिंग स्टेट में चला जाएगा, जिसको सेलुलर एजिंग कहते हैं। ठीक हो गया। तो ये नंबर फर्स्ट वन था टेलोमेर अल्ट्रेशन। अब दूसरा हम पढ़ेंगे एक्टिवेशन ऑफ ट्यूमर सप्रेसर जीन्स।
अच्छा, ट्यूमर एक्टिवेशन ऑफ ट्यूमर सप्रेसर जीन से पहले हम इसकी क्लिनिकल एप्लीकेशन पढ़ लेते हैं, ठीक हो गया। अब ये टेलोमरेज है, ठीक है, वो एंजाइम जो कि टेलोमेयर जीन जो है ना प्रोड्यूस कर रहा है एंजाइम, जब इसकी एक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाएगी, शुद्ध इंक्रीज़ हो जाएगी, तो क्या होगा, सेल रिप्लिकेशन जो है ना रैपिड हो जाएगी, अनकंट्रोल हो जाएंगी एंड दे विल लीड टू कैंसर। अगर इस टेलोमरेज एंजाइम की एक्टिविटी नॉर्मल से डिक्रीज हो जाएगी तो ये दे विल लीड टू पल्मोनरी फाइब्रोसिस एंड एप्लास्टिक एनीमिया की तरफ जाएगा, ठीक हो गया। अब अच्छा, ये जो है ना ग्राफ है, ठीक हो गया। अब इस ग्राफ की तरफ आ जाऊँ कि एक्स वाई एक्सिस पर हमने ड्रा किया हुआ है सेल डिवीजन की। यहाँ पे सेल डिवीजन है, यहाँ पे टेलोमेयर की लेंथ है। जैसे ही सेल डिवीजन बढ़ती जा रही है, टेलोमेयर की लेंथ जो है ना शॉर्ट हो रही है। तो यहाँ पे 3 किस्म के सेल है, एक है जर्म सेल, एक है स्टेम सेल और दूसरा है जो है ना सोमेटिक सेल, ठीक है, ओके। अब जो है ना जो सोमेटिक सेल हो गया, तो जैसे ही सेल डिवीजन होती है तो इसका ये ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। और ये इसका मतलब ये है कि ये जो टेलोमेयर लेंथ है ये आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है और आखिर में जो है ना टेलोमेयर लेंथ कंप्लीट तौर पे जो है ना ख़त्म हो जाती है। और इस कंडीशन को कहते हैं कि ग्रोथ अब अरेस्ट हो गया। इसका मतलब ये है कि सेल जो है ना एक परमानेंटली नॉन डिवाइडिंग स्टेट में चला गया, ठीक हो गया। अब जो है ना सेल जो है ना फर्दर रिप्लिकेशन नहीं कर सकेगा। अगर सम टाइम इस तरह भी होता है कि ये दोबारा ये जो है ना ये टेलोमरेज लेंथ जो है ना दोबारा रीएक्टिवेट हो जाता है और टेलोमरेज एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है एंड दे विल फर्दर लीड टू कैंसर, ओके। दूसरा है स्टेम सेल। स्टेम सेल में टेलोमेयर जैसे ही सेल डिवीजन होती है तो इसमें टेलोमेयर जो है ना लेंथ आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता कम होती आ रही है और एक टाइम आ जाएगा कि सेल जो है ना कंप्लीट तौर पे अरेस्ट हो जाएगा। तो सोमेटिक सेल में जो है ना टेलोमरेज की लेंथ जो है ना बड़ी तेज़ी के साथ कम होती आ रही है, स्टेम सेल में बड़ी स्लोली कम होती आ रही है, ठीक है। और जर्म सेल में जो टेलोमरेज लेंथ है वो जो है ना क्या है, फिक्स्ड है। तो इसका मतलब ये है कि जर्म सेल में जो है ना जो परमानेंट डिवाइडिंग स्टेट है वो नहीं आएगा, वो हर टाइम पे मतलब थ्रू आउट द लाइफ जो है ना क्या करेगा, डिवीजन करेगा। इसका ये मतलब है कि ठीक है कि यहाँ पे सेल साइकिल अरेस्ट नहीं होगा। कौन से सेल में, जर्म सेल में। क्यों, बिकॉज टेलोमरेज की लेंथ जो है ना डिक्रीज नहीं हो रही है जर्म सेल में, ठीक हो गया। तो ये था सेलुलर एजिंग जो है ना सोमेटिक सेल में क्या होता है, स्टेम सेल में क्या होता है और जर्म सेल में क्या होता है, ठीक हो गया। कि टेलोमरेज की शॉर्टनिंग जो है ना सोमेटिक सेल में ज़्यादा होती है, फिर इसके बाद स्टेम सेल में कम होती है और जर्म सेल में जो है ना जो टेलोमरेज की लेंथ शॉर्ट हो रही है वो बिल्कुल नहीं हो रही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इस जर्म सेल के ऊपर जो परमानेंट नॉन डिवाइडिंग स्टेट आ रहा है वो नहीं होगा, ये थ्रू आउट द लाइफ जो है ना क्या करेगा, डिवीजन करेगा, ठीक हो गया। तो ये था अबाउट जो है ना टेलोमेरेज लेंथ। अब आ जाते हैं एक्टिवेशन ऑफ ट्यूमर सप्रेसर जीन। दूसरा नंबर पे क्या है, जो सेलुलर सिनेसिस करता है यानी सेल रिप्लिकेशन को स्टॉप करता है, अरेस्ट सेल साइकिल को अरेस्ट कर रहा है। और दूसरा फैक्टर क्या है, एक्टिवेशन ऑफ ट्यूमर सप्रेसर जीन। एक्टिवेशन ऑफ ट्यूमर सप्रेसर जीन जो है ना डीएनए के एक लोकस पे एक जीन्स प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं CDKN2A। दिस जीन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इनकोडिंग अ P16 प्रोटीन। ये P16 प्रोटीन क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है G1 पेज ऑफ सेल डिवीजन को कंट्रोल कर रहा है। यानी इसका मतलब ये है कि ये अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन को क्या करता है, कंट्रोल करता है, अनकंट्रोल सेल डिवीजन को क्या करता है, स्टॉप करता है। और इसकी वजह से जब ये ट्यूमर सप्रेसर जीन एक्टिवेट हो जाएंगे तो सेल कहाँ पे जाएगी, यानी सेल की रिप्लिकेशन जो है ना सेल डिवीजन क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी और सेल जो है ना सेलुलर सिनेसिस में यानी परमानेंट नॉन डिवाइडिंग स्टेट में सेल चला जाएगा। तो ये दूसरा फैक्टर था एक्टिवेशन ऑफ ट्यूमर सप्रेसर जीन। जब भी ट्यूमर सप्रेसर जीन एक्टिवेट होंगे तो सेल कौन से कंडीशन में जाएगा, नॉन डिवाइडिंग स्टेट में जाएगा, ठीक है, सेलुलर सिनेसिस में जाएगा। क्यों, बिकॉज ऑफ CDKN2A जीन जो है ना इनकोड कर रहा है P26 प्रोटीन को, और P26 प्रोटीन जो है ना G1 पेज को कंट्रोल करेगा और उसकी वजह से जो है ना प्रिवेंट करेगा सेल डिवीजन को, ठीक हो गया। तो ये दूसरा फैक्टर था एक्टिवेशन ऑफ ट्यूमर सप्रेसर जीन, ओके। अब आ जाते हैं तीसरा पॉइंट जो है ना
जो कि हम डिस्कस करेंगे, डिफेक्ट एंड प्रोटीन हीमोस्टेसिस। ओके, अच्छा, प्रोटीन हीमोस्टेसिस, प्रोटीन जो है ना नॉर्मली बन रहा है, ठीक है। दो किस्म के एंजाइम यहाँ पे इन्वॉल्व है, एक को बोलते हैं कैप्रॉन्स एंड द सेकंड वन इज प्रोट्यूसोम्स, ठीक है। ये कैप्रॉन्स जो है ना, कैप्रॉन्स क्या कर रहा है, जो मेंटेन कर रहा है करेक्टली फोल्डेड प्रोटीन्स को, यानी इसका मतलब ये है कि ये जो है ना प्रमोट कर रहा है नॉर्मल प्रोटीन फोल्डिंग को प्रमोट कर रहा है ये एंजाइम, ठीक है। ये प्रोटीन एंजाइम, ये जो दूसरा प्रोटीन है एंजाइम है, ओके, प्रोटीसोम्स, ये क्या कर रहा है, डिग्रेडेशन ऑफ मिस फोल्डिंग प्रोटीन कर रहा है। अगर किसी वजह से मिस फोल्डिंग प्रोटीन बन रहे हैं तो ये इसको क्या करेगा, ये इसको ब्रेक डाउन करेगा, ठीक है। तो ये डिस्ट्रॉय करेगा मिस फोल्डिंग प्रोटीन्स को, दूसरा रिपेयर एंजाइम को जो है ना क्या करेगा, रिपेयर एंजाइम को प्रोड्यूस करेगा। अगर कोई डैमेज आ रहा है तो उस प्रोटीन को क्या करेगा, रिपेयर करेगा, ठीक है। तो प्रोटीन हीमोस्टेसिस दो मैकेनिज्म हैं, ठीक है। इसके लिए दो एंजाइम हैं, दो प्रोटीन हैं, वन इज कैप्रॉन क्या कर रहा है, मेंटेन कर रहा है करेक्टली फोल्डेड प्रोटीन को प्रमोट कर रहा है, ठीक हो गया। दूसरी प्रोटीसोम्स है, प्रोटीसोम्स क्या कर रहे हैं, अगर किसी वजह से मिस फोल्डिंग प्रोटीन बन गए तो वो उसी टाइम उसको क्या करेंगे, डिस्ट्रॉय करेंगे और डीएनए रिपेयर एंजाइम को एक्टिवेट करेंगे। और ये रिपेयर एंजाइम क्या करेंगे, अगर कोई मिस फोल्डिंग प्रोटीन बना है तो उस मिस फोल्डिंग प्रोटीन को क्या करेगा, रिपेयर करेगा। अगर किसी वजह से ये मिस फोल्डिंग प्रोटीन जो है ना इंक्रीज हो गए, ठीक है, यानी इसका मतलब ये है कि मेंटेनेंस जो है ना, ये कैप्रॉन्स की एक्टिविटी डिक्रीज हो गई और प्रोट्यूसोम की एक्टिविटी डिक्रीज हो गई। किस वजह से, ड्यू टू स्ट्रेस की वजह से, ठीक हो गया, ड्यू टू स्टिमुलस की वजह से। ये स्टिमुलस कुछ भी हो सकता है, ठीक है, फिजिकल एजेंट भी हो सकता है, केमिकल एजेंट भी हो सकता है, कोई भी इंजरी हो सकती है। तो उसकी वजह से प्रोटियोसोम्स एंजाइम की एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी, कैप्रॉन्स एंजाइम की एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी और इसकी वजह से एक कमुलेशन ऑफ मिस फोल्डेड प्रोटीन यानी कमुलेशन ऑफ एबनॉर्मल प्रोटीन हो जाएंगी। और ये एबनॉर्मल प्रोटीन जो है ना सेल सर्वाइवल को इफेक्ट करेंगे, रिप्लिकेशन और फंक्शन ऑफ द सेल को क्या करेंगे, इफेक्ट करेंगे, ठीक हो गया। ये मिस फोल्डेड प्रोटीन क्या करते हैं, एक एपोप्टोसिस को क्या करते हैं, इंड्यूस करते हैं और इसकी वजह से एपोप्टोसिस हो जाती है यानी परमानेंट सेल डेथ हो जाती है। अच्छा, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में जो है ना मिस फोल्डेड प्रोटीन जो है ना, यानी जो कैप्रॉन्स है इसके ऊपर माइस में स्टडी की गई, ठीक है, जो जिस माइस में ओवर एक्सप्रेशन ऑफ कैप्रॉन्स जो है ना एंजाइम्स होते हैं तो वो लॉन्ग लाइव होंगे, ठीक है। यानी इसका मतलब ये है कि इसका सेल जो है ना एपोप्टोसिस की तरफ नहीं जाएगा और सेल जो है ना हैप्पी लाइफ जो है ना गुजारेगा। अगर दूसरी साइड पे अगर ये जो है ना कैप्रॉन्स जो है ना म्यूटेशन इसमें हो गई, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, प्री मैच्योर एजिंग होगी, एपोप्टोसिस और प्री मैच्योर एजिंग होगी, ठीक हो गया। तो ये था नंबर 3 डिफेक्ट एंड प्रोटीन हेमोस्टेसिस। नंबर 4th वन है हमारे पास डिसरेगुलेशन यानी डीरेगुलेशन ऑफ न्यूट्रिएंट सेंसिंग। ओके, वन ऑफ द थ्योरी इज के लीट, इसका वन ऑफ द थ्योरी जो है ना मशहूर है कि ईट लेस लाइव मोर, ठीक है, कि कम खाए ज़्यादा जो है ना जिए। यानी इसका मतलब है कैलोरी रिस्ट्रिक्शन। अगर जितने ही कैलोरी रिस्ट्रिक्शन आप करोगे, जितने ही कम कैलोरी आप कंज्यूम करोगे तो उतना ही आपका लाइफ स्पैन जो है ना इंक्रीज होगा, ठीक है। तो अब इसकी तरफ आते हैं तो दो मैकेनिज्म इसके बिहाफ इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, और उस मैकेनिज्म को कहते हैं न्यूरो हार्मोनल मैकेनिज्म, जो कि मेटाबॉलिज्म को, जो कि हमारे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं। तो इसमें नंबर 1 है इंसुलिन और इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर जो है ना 1, ठीक है। जब भी हम खाना खाते हैं, कैलोरी कंज्यूम करते हैं तो ये इंसुलिन एंड इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर जो है ना क्या करते हैं, सिग्नलिंग पाथवे क्रिएट करते हैं। इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर जो है ना सिग्नल इंड्यूस कर लेते हैं और ये जो है ना सिग्नल कहाँ पे चले जाते हैं, ये इंक्रीज कर लेते हैं एनाबॉलिक स्टेट को और AKT पाथवे को एक्टिवेट कर लेते हैं और MP काइनेज पाथवे के थ्रू क्या हो जाती है, सेल की ग्रोथ
और रिप्लिकेशन हो जाती है। एज ऑलरेडी टोल्ड यू के हर एक सेल का एक लिमिटेड नंबर ऑफ रिप्लिकेशन होती है और उसके बाद सेल जो है ना क्या हो जाता है, अरेस्ट हो जाता है, यानी परमानेंट नॉन डिवाइडिंग स्टेट में चला जाता है। तो जितने ही ज़्यादा हम कैलोरीज कंज्यूम करेंगे उतने ही ज़्यादा जो है ना इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर एक्टिवेट होगा और ये इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर एनाबॉलिक स्टेट को एक्टिवेट करेंगे। एनाबॉलिक स्टेट जो है ना AKT पाथवे और MP काइनेज पाथवे के थ्रू जो है ना ग्रोथ को इंक्रीज़ करेंगे और रिप्लिकेशन को क्या करेंगे, इंक्रीज़ करेंगे। दूसरी साइड पे जो है ना सर्टेन जो है ना इट इज़ अ फैमिली ऑफ डीसाइक्लेजेस एंजाइम होता है। 7 टाइप ऑफ एंजाइम होते हैं यहाँ पे, ठीक है, फैमिली ऑफ डीसाइक्लेजेस सर्टेन्स। ओके, ये जीन्स क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते, ये जीन्स कंट्रोल करते हैं। नंबर फर्स्ट वन, ये मेटाबॉलिज्म को क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं, ठीक है, ये जीन्स। दूसरे रिड्यूस एपोप्टोसिस को करते हैं, ठीक है। नंबर थर्ड वन, ये इंक्रीज करते हैं मिसफोल्डिंग प्रोटीन को। नंबर फोर्थ वन जो है ना ये काउंटर एक्शन कर रहा है ROS को, यानी प्री रेडिकल्स को ख़त्म कर रहा है और इंसुलिन सेंसिटिविटीज़ को क्या करता है, इंक्रीज़ करता है। जब भी कैलोरीज जो है ना कैलोरीज ज़्यादा होगी तो इन मेटाबॉलिज्म इनहिबिट हो जाएगी, ठीक है, रिड्यूस एपोप्टोसिस हो जाएगी, प्रोटीन मिसफोल्डिंग हो जाएगी, काउंटर एक्शन ऑन द ROS जो है ना होगा और इंसुलिन की सेंसिटिविटी इंक्रीज़ हो जाएगी। जब हम ज़्यादा कैलोरी क्या करेंगे, कंज्यूम करेंगे, तो ये सारी चीज़ें होगी और सेल जो है ना जल्दी जो है ना एजिंग की तरफ जाएगा। अच्छा, कैलोरी रिस्ट्रिक्शन, अगर हम कैलोरीज़ को यानी कम खाएंगे, कम कैलोरीज़ को कंज्यूम करेंगे, कम खाएंगे तो क्या होगा, ये जो इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर है इसकी सिग्नलिंग क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ होगी। एनाबॉलिक पाथवे जो है ना डिक्रीज़ होगा। AKT एंड MP काइनेज पाथवे जो है ना कम एक्टिवेट होगा और इसकी वजह से सेल की ग्रोथ डिक्रीज़ होगी और सेल की ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म और रिप्लिकेशन क्या होगी, ये डिक्रीज़ हो जाएगी और सेल जो है ना एजिंग की तरफ जो है ना इसका प्रोसेस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, यानी सेल जो है ना एजिंग की तरफ स्लोली जाएगा। दूसरी तरफ जो है ना जब हम कम कैलोरी को रिस्ट्रिक्ट करेंगे, जब हम कम कैलोरीज लेंगे, ठीक है, ज़्यादा ओवर ईटिंग नहीं करेंगे तो क्या होगा, ये सर्टोन्स जो है ना अपनी एक्टिविटीज़ को इन्हांस करेगा और इसकी वजह से मेटाबॉलिक एडाप्टेशन होगी, यानी मेटाबॉलिज्म में चेंजेस होगी, एडाप्टेशन होगी, ठीक हो गया, टू रिड्यूस कैलोरी इनटेक, ठीक हो गया। दूसरी साइड पे क्या होगा, DNA की रिपेयर जो है ना एंजाइम की एक्टिविटी इंक्रीज़ होगी। अगर कहीं पे DNA रिपेयर हो रहा है, अगर कहीं पे DNA डैमेज हो रहा है किस वजह से, ड्यू टू एनी इंजरी की वजह से, तो उसको प्रॉपरली रिपेयर कर सकेगा और सेल जो है ना स्लोली एजिंग की तरफ जाएगा एजिंग की तरफ तो जाएगा लेकिन स्लोली जाएगा, ठीक है, प्री मैच्योर एजिंग नहीं होगी। तो ये था अबाउट डीरेगुलेशन ऑफ न्यूट्रिएंट सेंसेस, ठीक है। तो हमने ये 4 जो है ना इसमें सेलुलर एजिंग में पढ़ी, ठीक हो गया। तो नंबर फर्स्ट वन क्या था हमारे पास सेलुलर एजिंग में, ठीक है, DNA डैमेज था, सेलुलर सेंसिंग थी, डिफेक्ट्स एंड प्रोटीन होमोस्टेसिस थी और चौथे नंबर पे हमारे पास डीरेगुलेशन न्यूट्रिएंट सेंसिंग, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द सेलुलर एजिंग। आई थिंक दिस इज़ एनफ फॉर टुडे। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे अपना दूसरा चैप्टर जो कि एक्यूट इन्फ्लेमेशन एंड क्रोनिक इन्फ्लेमेशन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो अल्लाह हाफिज़। आई थिंक दिस इज़